आपने बेसिक सीखा, पाइपलाइंस डेवलप करना सीखा, टेबल बनाना सीखा, उसके कीवर्ड को सीखा है आपने कि क्या क्या कीवर्ड पार्टिकुलर किसके लिए यूज होते हैं, कैसे डीबी बनता है, कैसे डेटाबेस टेबल्स बनता है, ये सब सीख लिया। अब बेसिकली कोई भी पाइपलाइन जब वर्क करता है ना बैकएंड, उसके लिए रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। क्या होते हैं? रूल एंड रेगुलेशंस, प्राइवेसी जिसको कह सकते हो। ठीक। तो उसके लिए हम कांस्टेंट का यूज करते हैं। किसका यूज? तो कांस्टेंट इज अ टेक्निक इन अ सीक्वल basically that is define the rule in your pipelines or database tables which type data will be insert in your column label। समझ में आया कि कांस्टेंट एक ऐसा वे है, एक ऐसा टेक्निक है सीक्वल प्रोग्रामिंग में जिसके थ्रू हमें अप्लाई कर पाते हैं कि अगर मेरे पास कोई पाइपलाइन या कोई टेबल है, उसके अंदर जो डेटा जाएगा, कैसा डेटा हर एक कॉलम के अंदर इंसर्ट करेगा। दिस इज द कांस्टेंट रूल। रूल एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करता ऑन योर टेबल्स। आई होप गेटिंग किए होंगे पॉइंट को आप। इधर सर, इधर देखिए, सामने देखिए, लैपटॉप शट डाउन कर दीजिए क्योंकि आपको समझना है। प्रैक्टिकल आप अपार्ट करेंगे, ठीक। कांस्टेंट क्या होता है? रूल एंड रेगुलेशंस को डिफाइन कर रहा होता, अप्लाई कर रहा होता, किसमें? पार्टिकुलर जिस भी टेबल को आप डेवलप कर रहे हो, ठीक। और क्यों जरूरी है? वाई इट इज जरूरी, वाई इट इज नीडेड। बेसिकली इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, वाई इट इज नीडेड। अब लुक लाइक, अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं, आपके पास एक टेबल है, कस्टमर का टेबल है, ठीक। अब कस्टमर के टेबल में मल्टीपल फील्ड्स होते हैं। कस्टमर की आईडी होगा, नेम होगा, ईमेल होगा, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होगा, पिन कोड होगा, एड्रेस होगा। अब उस टेबल के अंदर आपको अगर डेटा इंसर्ट कराना है थ्रू द वेबसाइट, थ्रू द XYZ, कहीं से भी साइन अप से आ रहा है, तो अब सोचो जो कस्टमर की आईडी होती है वो यूनिक होती है ना, हर कस्टमर की आईडी एक दूसरे से यूनिक होगी। अगर यही कंस्टेंट नहीं होता ना, तो जो कस्टमर की आईडी होती कभी यूनिकनेस नहीं हो पाती, यूनिकनेस नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें डुप्लीकेट चीजें चली जाती। और जब डुप्लीकेसी बढ़ती तो डेटा में डुप्लीकेसी आ जाता, डेटा मेसी हो जाता। तो इसी सब चीज को हैंडल कर रहा होता कंस्ट्रेंट। बेसिकली मैं कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर दूंगा और मैं ये कह दूंगा कि जो कस्टमर आईडी है ना, उसमें कोई डुप्लीकेट दोबारा आईडी इंसर्ट ना हो। ये रूल लगा दिया इसने, ठीक। मैंने फोन नंबर पे लगा दिया रूल। फोन नंबर पे क्या कह दिया कि हर एक फोन नंबर दूसरे से क्या होना चाहिए? यूनिक। मैंने रूल लगा दिया। सेम नहीं होना। हाँ, सेम नहीं होना चाहिए, यूनिक। हाँ, यूनिक होना। डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। तो इन सब प्राइवेसी एंड रूल को अब डिफाइन करता कॉलम लेवल पे, टेबल पे यार, ठीक। तो इसीलिए कांस्टेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसका यूज कब किया जाता? व्हेन यू डेवलप द टेबल्स। इसका यूज तभी किया जा सकता है जब आप टेबल को डेवलप कर रहे हो। नो 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 नो, याद रखना, रूल को कभी टेबल बनाने के बाद, टेबल बन गया, अगर वैल्यू इंसर्ट हो गई तब रूल आप नहीं चेंज कर सकते, याद रखना। सिंपल, सपोज मैंने एक टेबल बनाया, अब उसके अंदर मैंने लगा दिया कस्टमर आईडी यूनिक नहीं लेनी। क्या? यूनिक नहीं लेनी, नॉर्मल लेनी। नॉर्मल लेनी। अब बाद में आप कह रहे हो कि इसमें मॉडिफाई कर दो कि जो कस्टमर की आईडी यूनिक हो। अब सोचो, एक बार उसमें डुप्लीकेसी जा चुकी, क्या कांस्टेंट वर्क करेगा? फिर नहीं करेगा। नहीं करेगा, सिंपल सी बात। तो इसीलिए कांस्टेंट का यूज ड्यूरिंग डेवलप टाइम ही होता है। वहीं पे आपको नेसेसरी, क्या क्या चीजें नेसेसरी, क्या लाइक रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अप्लाई करते हो। टेबल बनने के बाद, डेटा आने के बाद कभी भी कांस्टेंट नहीं अप्लाई कर सकते आप। ये रूल डिफाइन नहीं करने देता हो, तो याद रखना कभी भी नहीं होता। ए इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि कैन वी अप्लाई या मॉडिफाई कांस्टेंट आफ्टर डेवलप द टेबल व्हेन डेटा विल बी इंसर्ट, देन आप कहना नो वी कुड नॉट बी चेंज। ओके, दैट इज द डेटाबेस रूल।
यही आंसर होना चाहिए आप, कि बदल नहीं सकते उसके कांस्टेंट को, वैल्यू चेंज कर सकते हो, उस चीज को चेंज कर सकते हो, बट एक हो आप रूल को बदल दो, इट इज द इम्पॉसिबल, नहीं कर सकते आप। ठीक, तो ये होते हैं कांस्टेंट। अब कांस्टेंट के मल्टीपल टाइप होते हैं, क्या होते हैं? सो यहाँ पे मैं डिफिनेशन लिख दूं कांस्टेंट क्या होते हैं। बेसिकली कांस्टेंट बेसिकली डिफाइन द रूल इन योर डेटाबेस टेबल, यही काम होता है डेटाबेस टेबल के अंदर, रूल को डिफाइन कर। अब ये होता है टाइप, इसके होते हैं, क्या होते हैं? अब टाइप में फर्स्ट होता है प्राइमरी की, ओके। सेकंड होता है, सॉरी प्राइमरी की पहले नहीं सिखाऊंगा मैं आपको, नॉट नल सिखाऊंगा। नॉट नल। सेकंड होता है यूनिक। थर्ड होता है प्राइमरी की। फोर्थ होता है फॉरेन की। फिफ्थ होता है आपका, जो फिफ्थ होता है आपका, होता है आपका नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, डिफॉल्ट, ओके। जो सिक्स होता है आपका चेक। चेक ही था ना। जो सेवन होता है आपका होता है क्रिएट इंडेक्स, ओके। दिस वन योर सेवन कांस्टेंट, जो हम अपने डेटाबेस टेबल के ऊपर यूज करते हैं ड्यूरिंग डेवलप टाइम, ओके। अब वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे कि नॉट नल क्या करता है, यूनिक क्या करता है, प्राइमरी की क्या करता है, फॉरेन की क्या करता है, डिफॉल्ट क्या करता है, चेक क्या करता है, क्रिएट इंडेक्स क्या करता है। भाई इन सब अगर इतने हैं तो सबका डिफरेंट डिफरेंट वर्क होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ओके, नॉट नल से आप क्या समझ रहे हैं? वेरी गुड। नॉट नल, आप ब्लैंक नहीं रख सकते, ब्लैंक नहीं रख सकते, सिंपल। सबको बेसिक बेसिक इंग्लिश सबको समझ में आ रही है। नॉट नल क्या करेगा कि वी कुड नॉट ब्लैंक आवर एनी सेल, जो भी मेरे डेटाबेस टेबल के कॉलम लेवल पे शो हो रहे हैं वो कभी भी ब्लैंक। सो अगर मैं आपको एक टेबल दिखाऊं, let me start from, look at, ये सब तो सर ने एक्सप्लेन कर ही दिया होगा, कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, सेल क्या होता है, ये तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। बेसिकली दिस इज आवर कॉलम, दिस इज आवर कांस्टेंट। हमेशा कॉलम लेवल पे काम करते हैं, किस पे? किस कॉलम में कैसा डेटा का इंटीग्रिटी होगा, कैसे डेटा जाएगा, उसी को सिक्योर कर। हर एक कॉलम पे डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट अप्लाई होते हैं, और जैसे जैसे कांस्टेंट अप्लाई होंगे वैसा वैसा रूल वो बिहेव परफॉर्म करेंगे। अगर सपोज मैंने आईडी के ऊपर लगा दिया प्राइमरी की, इसमें डुप्लीकेसी नहीं होगा। इसके ऊपर लगा दिया, नेम के ऊपर लगा दिया नॉट नल, तो कोई भी नेम खाली नहीं होगा, चाहे वो डुप्लीकेट हो, डजेंट मैटर, बट खाली नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ये काम करते हुए चलेंगे, ठीक।
तो नॉट नल is an constant that not allow blank cell in column. Okay, that is allow duplicate. ये डुप्लीकेट को अलाउ कर देगा बट किसी भी ब्लैंक सेल को अलाउ नहीं. ओके, तो इट इज नॉट अलाउ द ब्लैंक सेल एंड दैट इज ओनली अलाउ द डुप्लीकेट. कह रहा है कि मेरे टेबल के अंदर, टेबल के कॉलम के अंदर हर एक सेल फुलफिल होना चाहिए, चाहे वो डुप्लीकेट ही क्यों ना, बट खाली एंड सॉरी बट ब्लैंक नहीं होना चाहिए. ओके, या अलाउ करो या इट इज कंसिस्ट करो, और भी प्रोफेशनली हो जाता है. ओके, तो नॉट नल इज एन कंसिस्ट दैट इज नॉट कंसिस्ट, नॉट कंसिस्ट. कंसिस्ट कहोगे और प्रोफेशनली हो जाएगा, अलाउ कहोगे वो भी अच्छा है, बट कंसिस्ट इज मोर देन प्रोफेशनली कंपेयर टू अलाउ. तो दैट इज नॉट कंसिस्ट ब्लैक सेल इन कॉलम, दैट इज अलाउ ओनली डुप्लीकेट. एंड दैट इज अलाउड ओनली नहीं, दैट इज अलाउड डुप्लीकेट. ये डुप्लीकेट को भी अलाउ करता. आप यूनिक भी डाल सकते हो इसके अंदर, डजंट मैटर, बट ब्लैंक ना, खाली नहीं होना चाहिए. खाली नहीं होना चाहिए, ब्लैंक ना. तो लुक एट, अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, ओके, तो क्रिएट टेबल XYZ_1. ओके, नेम, नेम, नेम का एक डेटा टाइप, किस टाइप का डेटा जान, टेक्सुअल डेटा डालते हो स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग को हम सीक्वल के लैंग्वेज में कहते हैं वर्कर. वर्कर एंड कैर दो होते हैं. हाँ. सर ने डिफरेंस बताया होगा ना. वर्कर में मतलब लिमिट हो, मतलब आप एक्सटेंड कर सकते हो और कैर में नहीं कर सकते. दोनों में डिफरेंस बताया था, कब कहां क्यों कौन यूज होगा. कैर वहां पे यूज होता जहां पे लेंथ फिक्स हो, हाँ. वर्कर वहां पे यूज होता जहां पे लेंथ फिक्स नहीं. ठीक, अब मान लो किसी का मोबाइल नंबर लेना है, तो आप कैर लगाओगे. वाई? क्योंकि 10 ही नंबर होगा, 10 से ज्यादा वो लेगा नहीं. और कहीं पे किसी का नेम लेना है तो आप कैर नहीं लगाओगे, वर कैर लगाओगे, क्योंकि नेम कितना भी बड़ा हो सकता है. तो दैट्स वाई नेम बेसिक रूल है पाइपलाइन बनाने का. फील्ड नेम, कौन सा डेटा टाइप, कांस्टेंट. तीन चीजें यूज होती है डेवलपमेंट करने. फील्ड नेम, किस किस में डेटा जाना है, किस टाइप का डेटा जाएगा, कैसे जाएगा, ये तीन रूल होता है. किसमें, कैसा, किस टाइप का, किस टाइप का कैसा. तीन रूल याद रखना, एकदम देसी भाषा है. किसमें, कैसा और कैसे. वही तो नेम वो वाला मत समझ लें जो यूपीएससी प्रिपरेशन कराते हैं, शॉर्ट फॉर्म बता दिए वो लोग रट लेते हैं. मैं केवल एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं. नेम, वर्कर. अब वर्कर कहता है कि भाई मुझे बताओ कितने नंबर्स ऑफ डेटा आ सकते हैं. आप अपने तरफ से सोचो कि नेम कितने नंबर तक आप लेना चाहते हो, कितना बड़ा लेना चाहते हो. मैंने कहा कि मैक्सिमम नेम के अंदर 20 कैरेक्टर आए. मैंने कहा 20. अब इतना लग गया. अब मुझे रूल डिफाइन करना कि नेम के अंदर कैसे मुझे नेम को रखना है, यूनिक रखना है या नॉट ब्लैंक रखना है, कैसे रखना है. तो मैं कह रहा हूं यार, सिंपल सी बात है, नेम सबका सेम हो सकता है, सबका नेम सेम हो सकता है. जैसे मैं अमन हूं, एक जो अभी ज्वाइन किया उसका नाम भी अमन है, फर्स्ट नेम सेम हो गया. तो अगर मैं इस पे यूनिक का लगा दूंगा कॉम्बिनेशन, तो ये चीजें उस पार्टिकुलर इंप्लॉय का डेटा ही नहीं इंसर्ट होगा. तो इसलिए मैं इसको कहूंगा नॉट नल, कि सबका नेम रखो, सबका नेम रखो, आप ब्लैंक मत छोड़ो, डुप्लीकेट भी लो. तो मैंने लगा दिया नॉट. ओके, दैट इज द एग्जाम्पल, दैट इज द एग्जाम्पल नॉट नल का.
अब ये जो टेबल क्रिएट होगा, मैं क्रिएट नहीं करूंगा, ये टेबल क्रिएट होगा, नेम के अंदर नॉट नल नहीं होगा, हमेशा इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको वैल्यू। अगर आप कभी भी इसमें नल वैल्यू डालोगे, डेटा इंसर्ट नहीं होगा। चलिए, एनी प्रॉब्लम जो भी ऑनलाइन है, कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट आप पूछ सकते हो। एंड मैं फिर से कहूंगा, लाइव सेशन में प्रॉब्लम को डिफाइन करना, पूछना, दैट इज द गुड वे। वहीं पे सॉल्व हो जाती चीजें। फिर हो सके आप कहो कि मैं कल पूछूं, कॉल करूं, हो सके मैं बिजी रहूं किसी प्रोडक्ट को लेके, किसी में काम करता रहूं, जब मैं फ्री हूं आपके पास टाइम ना हो, तो दैट्स वाई। ठीक, यूनिक। अब आइए यूनिक के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यूनिक मीन्स सबसे अलग, जो एक दूसरे से मिले ही ना। ओके, सर सेकंड क्लास थोड़ी डिफिकल्ट, 1 सेकेंड। यूनिक की बात करेंगे। यूनिक मीन्स एक दूसरे से अलग, नॉट अ सेम। 10 लोगों को मैंने खड़ा कर दिया, 10 लोग 10 एक दूसरे से यूनिक होते हैं। हाउ? अगर नेम सेम हुआ तो हाइट यूनिक होगी, बिहेवियर यूनिक होगा, फेस मीन्स वही आपका बनावट, यू कैन से द स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर टू योर बॉडी विल बी डिफरेंट टू अनदर पर्सन। ओके, तो यही होता है यूनिक। तो यूनिक कांस्टेंट क्या करता है, मैं जिस भी कॉलम के ऊपर इनको लगा दूंगा, तो ये क्या कहेगा कि उस कॉलम के अंदर एक वैल्यू केवल एक ही बार जाएगी, सेम टाइप का वैल्यू एक बार जाएगा। दूसरी बार अगर सेम टाइप का वैल्यू आया या सेम वैल्यू आई, तो मैं उसे अंदर नहीं। ठीक, यही होता। जैसे मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताऊं, आ, अगर आप कारपोरेट में सब काम किए होंगे जो वर्किंग है, एक देखते हैं फिंगर का सिस्टम होता है। जब आप कॉर्पोरेट के अंदर जाते हैं तो फर्स्ट टाइम फिंगर लगाना पड़ता है। सेकेंड, आईडी ले, आईडी को क्या किया, स्टोर कर दिया, जो आपका डेटाबेस बैकएंड में चल रहा है, इस फिंगर का जो भी उन्होंने आईडी बना रखा है स्टोर कर दिया। सेम फिंगर का अगर कोई दूसरा अगर नहीं लेता हो, अगर उसी फिंगर को दोबारा एंट्री कराना, तो पहले उसको एग्जिट कराना पड़ेगा। जब एग्जिट होता है तब जाके वो एंट्री होता है। अगर एग्जिट नहीं करा तो एडमिन पैनल से उसको एग्जिट कराया जाता है। एक कॉन्सेप्ट है, तो वही यूनिक कॉन्सेप्ट का वही सीन चल रहा होता। जो फिंगर सिस्टम में डेटाबेस काम नहीं कर रहा है, ये यूनिक लेवल पे काम कर रहा है, कि पार्टिकुलर इस फिंगरप्रिंट का जो आईडी होगा, आज जो स्टार्ट हो रहा डे, करेंट डे में एक बार इन करेगा और एक बार आउट करेगा। दिस इज ओवर देयर रियल वर्ल्ड सिनेरियो ऑफ द यूनिक कॉन्स्टेंट। आई होप अब आप लोग का माइंड थोड़ा सा ज्यादा सोच पा रहा होगा। रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम वो बता रहा हूं, एप्लीकेशंस बता रहा हूं यूनिक का डेटाबेसेस में। ओके, वाई यूनिक, प्राइमरी की क्यों नहीं लिया गया, वाई यूनिक? डेटाबेस वहां यूनिक क्यों लिया, क्योंकि हो सकता है मैं आज लीव पे रहूं, और अगर मैं लीव पे हुआ तो मुझे ब्लैंक रखना पड़ेगा। तो यूनिक क्या करता है, ब्लैंक को एक्सेप्ट करता है। यूनिक क्या करता है, ब्लैंक को एक्सेप्ट करता है, डुप्लीकेट को रिमूव करता है। दिस इज टोटली रिवर्स ऑफ नॉट नल। नॉट नल ब्लैंक रखता नहीं रखता था, डुप्लीकेट रखता है, डुप्लीकेट नहीं रखता, ब्लैंक रखता है। ठीक, तो इसलिए फिंगर सिस्टम में यूनिक का यूज किया जाता है, कि मान लो पार्टिकुलर आज इंप्लॉय नहीं आया, तब भी उसका डेटा शो हो जाए कि टुडे इज नॉट इन एंड आउट टाइम। सब जगह डेटा फिल हो जाएगा, इन एंड आउट में नहीं फिल होगा। डेटा कैसे फिल होता वो भी कांस्टेंट आपके पास है, जो डिफॉल्ट दिख रहा है यही कांस्टेंट है। फिंगर सिस्टम में डिफॉल्ट लगा होता है कि इन एंड आउट टाइम आपको फिंगर से लेना है, बाय डिफॉल्ट उसका जो भी एवरीथिंग है
एड्रेस, मोबाइल नंबर है, अगर कुछ भी लगा रखा है तो बाय डिफॉल्ट फिल करना। ठीक। तो यहां पे देखो बैकएंड का लॉजिक इसी से बनता है। तो यूनिक क्या है? यूनिक इज अ कांस्टेंट दैट इज ओनली अलाउ इन अ कॉलम यूनिक वैल्यू एंड इट इज कंसिस्ट द नॉट नल। ये आपके डेटा के पाइपलाइन के कॉलम के अंदर, कॉलम लेवल पे यूनिक डेटा को रखेगा, ब्लैंक को भी रखेगा, बट डुप्लीकेट को नहीं रखेगा। यही करता है यूनिक, कि जो भी एक दूसरा डेटा होगा एक दूसरे से डिफरेंट होगा, अलग होगा। प्लस ब्लैंक को भी एक्सेप्ट करता है, ब्लैंक ब्लैंक को भी एक्सेप्ट करता है, कि मैं खाली को भी रख लूंगा, नल वाला बोल नल को भी रख लूंगा, बट डुप्लीकेट को नहीं रखूंगा और यूनिक को रख लूंगा। यूनिक और ब्लैंक को रखता है, कंसिस्ट करता है, और डुप्लीकेटी को हटा दे। हटा। जो डुप्लीकेट होते हैं, डुप्लीकेसी होता है, उसको रिमूव कर, नहीं लेता, इंसर्ट कराता है। तो यही होता है यूनिक। कोई प्रॉब्लम यूनिक को समझने में? ऑनलाइन जितने भी हैं, कोई प्रॉब्लम? सर नहीं एक बार सर। रिपीट कर दीजिए। सॉरी। सर एक बार रिपीट कर दिए। ओके, allow me 1 minute, I need to write the description. हाँ जी। किसका क्वेश्चन था? रिपीटिंग वाला भाई कौन था? यस सर, मैंने बोला था। ओके, चलो। कौशल जी एकदम कांस्टेंट होके सुनिएगा। हम्म। यूनिक मीन्स होता एक दूसरे से अलग। अगर मैं टोटल आपको हिंदी में समझाऊं जो ज्यादा बेटर होगा, यूनिक मीन्स होता है टोटली एक दूसरे से अलग, मीन्स कि एक डेटा दूसरे से मैच ही ना करे। तो जब भी मैं कॉलम के ऊपर यूनिक कांस्टेंट को अप्लाई कर दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे नेम के ऊपर किया नॉट null, तो उस कॉलम के अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं जाएगी। सेम नेम की वैल्यू कभी भी इंसर्ट नहीं करेगी। सेम नाम का डेटा, सेम टाइप का डेटा इंसर्ट नहीं करेगा। एक डेटा दूसरे से अलग होना चाहिए तभी इंसर्ट करेगा। और यूनिक कांस्टेंट ये कहता है अगर आपके पास डेटा नहीं है तो मैं ब्लैंक सेल को भी रख लूंगा। दैट इज द सिंपल। आई होप अब क्लियर हुआ होगा। हाँ सर, ओके, थैंक यू सर। सेम एग्जांपल की बात करूं, सेम ही पेस्ट कर दो उठा, ऐसे लगता है। वर्क है यहाँ पे, यूनिक, यहाँ पे मैं आईडी लिख दूं क्या? कस्ट आईडी, कस्टमर आईडी। और यहाँ पे कस्टमर आईडी क्या रहेगा? C01 C02 रहता है ना, तो इसलिए वर्क एयर में लेगा। तो इसको इंट में भी कर सकते हैं कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी इंट में नहीं रखा जाता क्योंकि CUT लगाना पड़ता है ना, CU कस्टमर आईडी है। सी नहीं लगा रहे। और वो बाय डिफॉल्ट ये कह रहे हो कि मैं कोई यूनिक नेम नहीं आगे डिफाइन करना चाहता, तो आप इंटीजर लीजिए, 1 2 3 4 5 ऐसे लीजिए, दैट इज अप टू यू। अब आते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी, अगर हम बात करें प्राइमरी की, तो बहुत ही यूज होने वाला एक कांस्टेंट है। ठीक, बहुत सबसे ज्यादा यूज होता है इसका यूज हर एक टेबल और हर एक टेबल के कॉलम लेवल पे होता है। फर्स्ट रूल कि प्राइमरी की केवल एक टेबल में एक बार ही लगाई जाती है। नॉट नल, नल, यूनिक, इन सबको आप मल्टीपल टाइम एक टेबल के हर एक कॉलम पे लगा सकते हो, बट
एक टेबल के अंदर प्राइमरी की ओनली वन टाइम या किसी एक कॉलम पे ही लगती, दोबारा प्राइमरी की एक्सेप्ट नहीं किया जाता। फर्स्ट रूल प्राइमरी की का, ठीक, लिख लो, ओनली वन टाइम अप्लाई ऑन टेबल। ओनली वन टाइम, केवल एक बार ही आप अपने टेबल पे प्राइमरी को अप्लाई कर सकते हो, ठीक। फर्स्ट रूल खत्म। सेकेंड रूल कहता है प्राइमरी की क्या कहता है कि मैं ये कहता हूं अगर मुझे आप किसी भी कॉलम के ऊपर लगा दिए तो मैं उस कॉलम के अंदर यूनिक डेटा को रखूंगा और कोई ब्लैंक सेल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। कि अगर मुझे लगाओगे तो मैं क्या कहूंगा, यूनिक डेटा मैं रखूंगा, केवल यूनिक डेटा को इंसर्ट कराऊंगा और कोई ब्लैंक सेल भी नहीं रखूंगा मैं। तो इसीलिए प्राइमरी प्राइमरी की को कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक। जब यूनिक एंड नॉट नल का कॉम्बिनेशन बना दिया जाता है तो एक प्राइमरी की तैयार होता है, ठीक। तो प्राइमरी की इज अ कांस्टेंट दैट इज अलाउड टू कंसिस्ट ओनली यूनिक रिकॉर्ड एंड नॉट नल रिकॉर्ड एंड बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक एंड नॉट, ये इसका डेफिनेशन, ठीक। आई होप समझ में आया होगा। ऑनलाइन किसी को कोई प्रॉब्लम प्राइमरी की में, वन टाइम प्राइमरी की यही कहता है कि अगर आप किसी भी पार्टिकुलर कॉलम के ऊपर मुझे लगा दिए, मैं उस कॉलम के अंदर वही डेटा इंसर्ट करूंगा जो यूनिक होगा और उस कॉलम के अंदर मैं कोई ब्लैंक सेल नहीं रखूंगा। अगर आपको आपके पास 10 डेटा है, मैं 10 ही डेटा इंसर्ट करूंगा। आप ये कहो कि अब मान लो एक डेटा इंसर्ट करने गए, ठीक, आपके कस्टमर आईडी में 10 कस्टमर आईडी है बट नेम के अंदर 15 नेम, तो 5 कस्टमर आईडी ब्लैंक हो गया। जब उसको इंसर्ट करोगे ना तो केवल 10 ही डेटा लेगा, वो 5 डेटा को ऑटोमेटिकली इंसर्ट ही नहीं करेगा। वाई? बिकॉज प्राइमरी की लगा है ना वहां पे कस्टमर आईडी पे कि कस्टमर आईडी नॉट विल बी ब्लैंक एंड नॉट विल बी डुप्लीकेटेड। कस्टमर आईडी खाली भी नहीं होना चाहिए और प्लस डुप्लीकेट भी, ठीक। तो वहां पे प्राइमरी की लगता है और एक बार में एक टेबल के ऊपर एक ही प्राइमरी की लगता है, आप किसी भी कॉलम पे लगा, ठीक। तो ये है इसका रूल है फंडा। चलिए, कोई प्रॉब्लम जितने भी ऑनलाइन है? मान लो सर सर, ये प्राइम प्राइमरी वन की बाय वाला वन, ये आपने तो वन बाय वन, यस प्लीज आस्क, यस तोमर जी पूछिए। सर ये प्राइमरी की का भी आपने लास्ट में बताया कि ये सिर्फ एक ही कॉलम पे लगेगी, तो ये चीज समझ नहीं आया। जैसे कि मान लो आपके पास एक कस्टमर का टेबल है, जी कस्टमर के टेबल में 5 फील्ड है, 5 फील्ड है। जी कस्टमर आईडी, कस्टमर का फुल नेम, कस्टमर की ईमेल आईडी, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, हो गया ठीक 5। है सर। तो जी जब आप कस्टमर टेबल के ऊपर प्राइमरी की लगाने जाओगे तो उस टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की यूज करोगे, किसी भी सॉरी कॉलम लेवल पे यूज कर लो, कस्टमर आईडी पे कर लो या पैन आईडी पे कर लो या आधार आईडी पे, किसी पे केवल एक कॉलम सॉरी एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है। दोबारा आप प्राइमरी की कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। दैट इज द रूल ऑफ डेटाबेस टेबल। तो ये नॉट नल और यूनिक का हम कर सकते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। ओके अगर सर। आपको दूसरी प्राइमरी की बनाना है तो उस कॉलम लेवल पे नॉट नल प्लस यूनिक लगा दो, तो प्राइमरी की एज अ कंसीडर होगा। बट एक टेबल के अंदर केवल प्राइमरी की कीवर्ड एक ही बार किसी भी कॉलम लेवल पे यूज कर सकते, यही अथॉरिटी है। ओके, जी सर। नेक्स्ट कोई और था, किसी और का डाउट था? सर प्राइमरी की कब यूज करी जाती है फिर, क्योंकि हमारा काम तो फिर नॉट नल और यूनिक से चल जाएगा ना। वेरी गुड मैम। दो, अगर मैं आपको समझाऊं, दो पार्टिकुलर चीज को ज्वाइंट लगाने से अच्छा है क्यों ना एक एक को ही खड़ा कर दिया जाए, तो इट विल बी गुड। डेटा का फ्लो अच्छा हो जाता है प्राइमरी की से, समझ गए? जी सर। अब जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे पास 10 डेटा है, 10 डेटा हाँ को
क्यों ना मैं एक पर्सन को दे दूं, इजिली रिक्वायरमेंट बता दो, क्लासिफाई कर दे। अगर मैं वही 2 पर्सन को लगाऊंगा, क्लासिफाई तो करेंगे बट कुछ इंटीग्रेशन का भी वहां पे प्रॉब्लम आएगा। तो दिस वन इज प्रॉब्लम नॉट विल बी क्रिएटेड ओवर देयर। तो इसीलिए सिंगल प्राइमरी की का यूज कर लिया जाता है। आई होप आप समझ पाएंगे। थैंक यू। प्राइमरी की डिफिनेशन लिख लेते हैं। प्राइमरी की एन अ कांस्टेंट, कोई एक कांस्टेंट है दैट इज ओनली allow और consist। ओके, कंसिस्ट किसको करता है? यूनिक। वेरी गुड। यूनिक रिकॉर्ड, क्या? रिकॉर्ड्स एंड नॉट नल रिकॉर्ड, नॉट नल रिकॉर्ड, records and also called combination of unique plus not। क्या करती है बताइए? नॉट नल ओके, बिल्कुल सही है। ऑल्सो called combination of unique plus not। मल्टीलाइन कमेंट कर देते हैं, मल्टीलाइन कमेंट करना आता है ना, दिस वन। ठीक, दिस वन इज मल्टीलाइन। अब आइए एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। तो ये साइन मल्टीलाइन कमेंट के लिए यूज। हाँ जी, जब एक से ज्यादा लाइन से, सिंगल लाइन के लिए है, सिंगल लाइन के लिए हाइपन, डबल हाइपन ओपन, डबल हाइपन क्लोज। ओके, सिंगल लाइन, जैसे अगर इसमें मैंने चेंज कर दिया, देखो लाइन इंटर कर दिया, तो देखो एज अ कमेंट नहीं रीड हो, एज अ कोड रीड कर रहा है एक्सटेंशन। जब इसको इसी में रखूंगा एज अ कमेंट रीड कर रहा है। डबल हाइफन क्लोज करना। हाँ जी, वो डबल लाइन जैसे ओपन वैसे क्लोज। यहाँ भी जैसे ओपन हुआ वैसे क्लोज। देखो इनिशियल में क्या है, स्टोर तो इनिशियल में लगा है, हाइफन बाहर, सॉरी स्लैश बाहर है तो बाहर लगा है। अब करने जा रहे हैं हम प्राइमरी की का एग्जांपल देंगे, जैसे क्रिएट करेंगे टेबल यक्स अंडरस्कोर 1। ओके, अब इसके अंदर मान लो मेरे पास क्या है, पैन नंबर होगा, पैन नंबर, मैं एक कॉलम ले रहा हूं, पैन होगा, वह कैर होगा, और पैन नंबर, सॉरी कैर होगा। पैन नंबर कितने अंक का होता है, कितना डिजिट होता है? नहीं, पैन नंबर का 8 डिजिट डिजिट का होता है, 8 या 9 डिजिट का होता है। 10 सर। कितना? 10 10। 10 का होता है सर। अब मैं लगा दिया प्राइम। अब पैन नंबर 10 डिजिट है, 10 से ज्यादा 10 फिक्स हो गया लेन, भाई आपको 10 डालना है, कैर कर दिया, डालिए आप। तो यहाँ पे जहां पे लेंथ फिक्स हो, आधार नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, इन सब के लिए कैर का यूज किया जाता है। ठीक, जहां पे चीजें ना फिक्स हो कि बढ़ता जाएगा, वह कैर लगा। ये हो गया वन एग्जांपल आपका। अब सेकंड एग्जांपल अगर मैं दूं डायरेक्ट प्राइमरी की का, अब कैसे कॉम्बिनेशन बनाओ, कैसे कॉम्बिनेशन बनाओ, सेम इसी को कॉपी करते हैं यहाँ पे। एक बार में मैं एक ही प्राइमरी की अप्लाई कर सकता हूं। मैं लिखूंगा नॉट नल स्पेस यूनिक, बस हो गया। आईडी नहीं, यूनिक के लिए स्पेस देके यूनिक रख, तब एक प्राइमरी की का भी काम करने लगे। चलो,
तो दिस वन इज द प्राइमरी की एवरीथिंग XYZ। अब हम बात करेंगे फॉरेन की किसका? फॉरेन की से आप क्या समझते हैं? आपके माइंड में क्या बन रहा है फॉरेन की? समथिंग कोई बाहर से की हो, कोई बाहरी की हो। वेरी गुड। फॉरनर, इंडिया दैट इज वन टेबल, ऑस्ट्रेलिया दैट इज द सेकेंड टेबल। अब उस टेबल से कोई पार्टिकुलर अगर एलिमेंट इसमें आएगा इट विल बी फॉरनर फॉर इंडियन, और यहां से कोई जाएगा इट विल बी फॉरनर फॉर ऑस्ट्रेलियन। सेम रूल अप्लाई होता है, ठीक? तो वही टेबल से बाहर की चीजें ये फॉरेन की है, कि आप एक फॉरेन की बनाओ। फॉरेन की के हेल्प से ही हम एक पाइपलाइन को दूसरे पाइपलाइन से कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक? एक पाइपलाइन को दूसरे पाइपलाइन से कनेक्ट कर पाते हैं फॉरेन की के हेल्प से ही। जैसे जो बैकएंड डेवलपर होगा समझता होगा, तो देता है बैकएंड डेवलपर कि फॉरेन की कैर जा रहा है इतना, होती है चीजें जब डेटाबेस पे काम करता हो। तो फॉरेन की मींस क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन वन टेबल टू another tables on the responsive columns। मैं रिस्पॉन्सिव कॉलम की बात कर रहा हूं। रिस्पॉन्सिव कॉलम मींस वो कॉलम की फील्ड के डेटा दूसरे भी कॉलम के फील्ड के अंदर होने चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। अब जी कॉलम का नेम सेम ना हो चलेगा बट डेटा सेम होने Data चाहिए। same। तो इसीलिए कह रहा हूं फॉरेन की यूज फॉर मेक द रिलेशनशिप बिटवीन वन टेबल टू another table on responsive column लेवल। ओके, अब ए इसमें रूल नहीं है कि एक टेबल के अंदर एक ही फॉरेन की लगेगा, नो, एक टेबल के अंदर मल्टीपल फॉरेन की लग सकता है। क्योंकि अगर अब मैं थोड़ा सा 5 मिनट टाइम लूंगा बताना चाहूं, कौन कौन जानता है रिलेशनशिप के बारे में? वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू वन, ये फॉरेन की वजह से होता है। वन टू वन की एक टेबल है दूसरा टेबल है, केवल एक ही कॉलम कॉलम रिलेट कर रहा है। वन टू मेनी एक कॉलम अगले टेबल का कई कॉलम इससे रिलेट कर रहा है। सॉरी, मेनी टू वन इसका मल्टीपल कॉलम्स उसका एक कॉलम से रिलेट कर रहा है, दैट इज द रिलेशनशिप। तो इस चीज को जान दो, ठीक? दैट इज द डेटाबेस रिलेशनशिप। तो थोड़ा सा एक्सटर्नल हेल्प लेके आप गूगल्स के थ्रू सीख सकते हो कि टाइप ऑफ रिलेशनशिप, वन टू वन क्या होता है, वन टू मेनी क्या होता है, मेनी टू वन क्या होता है। ओके, नेटवर्क जैसे नेटवर्क हो गया, लैंडमैन मैन होता है, ये टाइप का होता है ना। सर मैथ में क्या है मतलब आई डोंट हैव उसके और बारे में, जैसे- नेटवर्किंग इंजीनियरिंग के बारे में मुझे नहीं एक्सपीरियंस है। लैंडमैन मैन होता है, जैसे एक पर्टिकुलर डेटा है, वाईफाई है हमारे पास, तो उसे मैनी यूज होते हैं, एक जैसे पर्सनल यूज के लिए। हाँ वैसे कह सकते हो, कुछ XYZ वही। तो फॉरेन की क्या है? फॉरेन की एक कांस्टेंट है जिसका काम होता है एक टेबल से दूसरे टेबल, दूसरे टेबल से तीसरे टेबल में, मल्टीपल टेबल्स में रिलेशन बनाना। किसके बिहाफ पे? रिस्पॉन्सिव कॉलम। रिस्पॉन्सिव कॉलम मैंने क्यों कहा? क्योंकि एक कॉलम का डेटा उस कॉलम को रिस्पॉन्स करेगा। जैसे मान लो कस्टमर आईडी, कस्टमर टेबल और ऑर्डर्स टेबल दो होते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं मुझे टॉप 5 कस्टमर का रिकॉर्ड निकाल के दो, टॉप 5 कस्टमर का परचेजिंग हिस्ट्री निकाल के दो विद द ईमेल आईडी, पैन नंबर एंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। अब ऑर्डर्स के डिटेल में तो आपका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होगा ना, ऑर्डर के डिटेल में नहीं होता, वो होता है कस्टमर के प्रोफाइल के डिटेल में। अब ऑर्डर्स टेबल के अंदर जब आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हो, मैं आपका रियल वर्ड का एग्जांपल दूं, ठीक? जब आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हो, ठीक, ऑर्डर आप कब कर पाते हो? जब तक आपका डेटा कस्टमर टेबल के अंदर नहीं होता तब तक आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो नहीं। हाउ? ओपन है, पब्लिक है, वेबसाइट खोलते हो, प्रोडक्ट देखते हो, लॉगिन नहीं किए हो, जैसे प्रोडक्ट पे क्लिक करके बाय का ऑप्शन क्लिक करते हो, कहता है वहां लॉजिक लिखा इफ यूजर इज नॉट इनसाइड ऑफ द टेबल्स, इफ यू क्लिक द बाय, तो बिफोर क्या करो उसका लॉगिन या साइन अप कराओ। जैसे ही आप साइन अप करते हो
कस्टमर डेटा के अंदर आपका एक बाय डिफॉल्ट यूनिक आईडी बनती है, कस्टमर आईडी, और जो जो आप इंफॉर्मेशन देते हो, ईमेल आईडी, पिन कोड, यही सब देते हो ना, सिटी, करंट लोकेशन, ओटीपी। व्हाई वी हैव टू टेक द ओटीपी? बिकॉज कि आप कोई गलत नंबर ना भेज दो उनके डेटाबेस में। जब आपका नंबर सही होगा तभी ओटीपी, ऑथेंटिकेशन इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेशन। जो एआई डेवलपर है, जो डेवलपमेंट, ऑथेंटिकेशन इसी को कहते हैं कि ऑथेंटिकेट करो कि पार्टिकुलर जिस नंबर आप दे रहे हो है भी सही या नहीं है। ठीक, तो उनके डीबी में जब आपका लॉगिन कर लेते हो तब जाके, जब क्लिक करते हो तब जाके वो कहता है, तब आप उस प्रोडक्ट के बारे में बताता है, कौन सा साइज क्या है, एवरीथिंग लोगे। ठीक, फिर बिलिंग का आता है। जैसे आप बिलिंग कर देते हो, ऑर्डर्स टेबल में स्टोर हो जाता है कि इसने इतने का परचेज किया है। तो अब आपसे बोला गया कि मुझे पार्टिकुलर कस्टमर आईडी 101 का टोटल कितना इसने परचेज किया है एक साल में मुझसे, ओके, उसका मोबाइल नंबर, एवरीथिंग, तो उसके लिए मुझे कुछ ऑफर लॉन्च करने। ठीक, तो अब क्या होगा? अगर फॉरेन की नहीं होती, क्या कस्टमर टेबल ऑर्डर से रिलेशन बना पाता? नहीं बना पाता। जैसे ही ऑर्डर्स होता है, जैसे ही ऑर्डर्स होता है तो ऑर्डर आईडी जनरेट होती है, और कौन सा कस्टमर ने ऑर्डर किया और कस्टमर आईडी वहां फीड हो जाती है, फिर ऑर्डर्स के डिटेल होते हैं। अब अगर मैं तुमसे ये कहूं कस्टमर आईडी का टोटल रेवेन्यू निकाल के दो, तब तो आपको कस्टमर टेबल में नहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि ऑर्डर्स में ऑर्डर मिल गई आईडी। अब मैं आप करूं पैन नंबर, आधार नंबर, एवरीथिंग निकाल के दो, तब तो आपको कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। वही होता है फॉरेन। जैसे ही फॉरेन की ने रिस्पॉन्स कॉलम, मींस की जो कस्टमर आईडी मेरे कस्टमर डेटाबेस टेबल के अंदर है, वही कस्टमर आईडी किसके अंदर है? ऑर्डर्स टेबल के अंदर। तभी उस रिकॉर्ड को आप फेच करो, नहीं तो मत करो। इसीलिए मैंने कहा रिस्पॉन्सिव कॉलम, कि जो डेटा इस कॉलम के अंदर, वही डेटा उस कॉलम के अंदर होगा, तभी वो डेटा फेच होगा। अब कस्टमर आईडी 101 अगर ऑर्डर आईडी में होगा और कस्टमर टेबल के अंदर होगा, तब तो डेटा निकालेगा, नहीं तो कोई डेटा नहीं आएगा, ब्लैंक पास आएगा। दैट इज द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस एंड वर्किंग फ्लो ऑफ द फॉरेन। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ऑनलाइन क्लियर? फॉरेन की का रियल वर्ल्ड में काम क्या है? एवरीवन क्लियर? यस सर, क्लियर। डेफिनेशन लिख लेते हैं। और इसी जगह ये लिख दो। वही बात है, दैट इज कॉल्ड द टाइपो एरर। क्या कहते हैं इसको? इसके बारे में भी जाना। ठीक, ये आपसे पूछा जाएगा इंटर कोडिंग राउंड में कि व्हाट इज द टाइपो एरर, टाइपो 1, टाइपो 2, टाइपो 3 एरर क्या होता है कोडिंग राउंड में, तब आपको बताना पड़ेगा। टाइपिंग एरर भी होता है। जब आप कोड लिखते हो आपसे टाइपो एरर हो जाता है, ठीक, होता बग्स, तब डिबगिंग होता है। तो यही होता है टाइपो एरर। आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द, हाउ मेनी टाइपो एरर्स वी हैव टू यूज, या कितने प्रकार के हो, टाइपो 1 क्या होता है, टाइपो 2 क्या होता है, टाइपो 3 एरर क्या होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। फॉरेन की एन अ कांस्टेंट that is create relation that is used for create the relationship between multiple column. Okay, that is used to create relationship between one table to and other table on responsive क्या responsive column. Okay, responsive column means कि सब चीजें उसका सेम होगा, वैसे एट इज इट उस कॉलम की तरह। आई आपका डेटा टाइप सेम होगा, डेटा सेम होगा, कॉलम का नेम भी सेम होगा एटलीस्ट। ठीक, क्योंकि वो ऑनलाइन डेटा ऐड कर रहा है ना। अब आइए इसका एग्जांपल देते हैं। अब अगर मुझे फॉरेन की ऐड करना है, अब मान लो मेरे पास दो टेबल है, XYZ1 और X11। अब इस दोनों में मुझे क्या देना है? फॉरेन की देना है। सपोज
कस्टमर आईडी इसमें भी है, और मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी ही लगा दे रहा हूँ। क्या लगा दे रहा हूँ? कस्ट लग गया, और एक पैन आईडी भी मैंने लगा दिया। अब मैं टेबल 1 को टेबल 2 से रेफरेंस दूंगा, कनेक्शन बनाऊंगा। मैं कहूंगा कि सॉरी, कनेक्ट नहीं कर रहा है ना, क्योंकि डायरेक्ट फॉरेन। सॉरी यार, फॉरेन ही अप्लाई हुआ। फॉरेन की किस पे? इस टेबल का, मान लो दिस वन इज टेबल X11 है। किसका? कस्ट आईडी रेफरेंस किस टेबल को देना चाहते हो? XYZ अंडरस्कोर 1 कि किस कॉलम से? कस्ट, दैट इज द कोड। फॉरेन की कस्टमर आईडी पे लगाना चाहता हूं, इस टेबल के रेफरेंस टू इस टेबल के कस्टमर आईडी से। सर वहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा कि कौन सी टेबल हमने मतलब मैंने यूज कर ली ए इसमें, हाँ। ये तो आप पार्टिकुलर इस टेबल के अंदर है ना, तो इसमें क्लियर करने की जरूरत नहीं। आप रेफरेंस मींस होता है किससे रेफरेंस दे रहे हो। तो जैसे मैंने कहा कि आप इंटरव्यू देने आए, मैंने कहा कि कौन रेफरेंस दिया, तो मुझे आप बताओगे ना कि किसने रेफरेंस दिया, तो वही रेफरेंस टू इस पार्टिकुलर कॉलम से हो रहा। दैट इज द फॉरेन की कॉन्सेप्ट। ओके, कोई प्रॉब्लम? ए जब टेबल बनता है सबसे लास्ट में लगता है, इसलिए इंडिकेट नहीं कर रहा था कोड। ऐसे लगता है फॉरेन की कस्टमर आईडी रेफरेंस XYZ कस्टमर आईडी। ओके, ये डिफॉल्ट पे चलते हैं। डिफॉल्ट मीन्स क्या होता है? जी, डेटा सील वेरी गुड, आप से वेरी गुड, अपने आप से क्लियर कर लें वेरी गुड, वेरी गुड। डिफॉल्ट मीन्स बाय डिफॉल्ट। आप देखते हो, आप कोई फॉर्म फिल करते हो, बाय डिफॉल्ट कुछ वो पिक कर लेता है, आप नहीं डालते। एक होता ऑप्शनल, एक होता बाय डिफॉल्ट। तो लाइक आप गए, आप एक फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसमें बाय डिफॉल्ट का ऑप्शन होता है कि अगर आप बाय डिफॉल्ट नहीं डालोगे तो मैं पिक कर लूंगा कि आप ओबीसी से हो, आप ओबीसी से हो। अब मान लो आप जनरल से थे, और बाय डिफॉल्ट का कंडीशन क्या लगा है? ओबीसी। आपने डेटा को आप फिल कर रहे थे, और आप वो जो उस कॉलम को फिल करना भूल गए, और आपने सबमिट कर दिया। तो जैसे ही यूजर पार्टिकुलर उस कॉलम को भूल जाता है फिल करना, तो जो बाय डिफॉल्ट बैकएंड में कोड चल रहा है डेटाबेस जहां स्टोर होता है, जैसे ही उसको मिलता है कि यहां पे कोई वैल्यू ब्लैंक आ रही है, वहां पे बाय डिफॉल्ट में जो सेट होता है उसको फिल कर देता है। अब बाय डिफॉल्ट में उसने सेट कर दिया ओबीसी, तो आपका डेटा गया, और जो कैटेगरी है कैटेगरी में ओबीसी हो जाएगा। तो डिफॉल्ट कांस्टेंट क्या करता है? इफ कोई भी डेटा इंसर्ट हो रहा है आपके कॉलम लेवल पे और डेटा ब्लैंक है, तो इट विल बी फिल द बाय डिफॉल्ट टू सेट डेटा विच आर गिवन ऑलरेडी इन डिफॉल्ट कांस्टेंट। तो डिफॉल्ट कांस्टेंट के अंदर जो भी चीजें सेट होंगी पहले से, और डेटा इंसर्ट हो रहा और वहां पे ब्लैंक सेल मिला ड्यूरिंग इंसर्टिंग, तो बाय डिफॉल्ट उस डेटा को क्या कर देगा? फिल कर देगा। यही काम करता है। ठीक, कोई प्रॉब्लम किसी को ऑनलाइन? एनीबडी? कोई किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। वन सेकेंड। ओके, अब इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो डिफिनेशन क्या होगा? डिफॉल्ट कांस्टेंट is used to fill the data inside of column by default when any data inserting by blank। अगर कोई भी डेटा ब्लैंक आ रहा है तो डिफॉल्ट क्या करता है? वहां पे इट विल बी फिल द डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक, यही करता, नॉट मोर देन।
डिफॉल्ट कांस्टेंट fill data in cell on column label when any data, if any, no, default constant fill data in a cell, in the cell on column label during null inserting ओके, ये भी कह सकते हैं। ड्यूरिंग इंसर्टिंग जब नल होता है तो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू फिल कर देता इन अ सेल ऑन द कॉलम टेबल। कैसे करता है? तो सर Yes. इसका यूज कहाँ होगा? मतलब जैसे जैसे नॉट नल हो गया या यूनिक हो गया, हमको एक स्पेशल वो मिल गया Very और good, प्राइमरी very की मिल good, गई, very good. तो सर इसका यूज क्या है या कहाँ होगा? आ रहे हैं सर, रियल वर्ड यूज केस पे आए आप। जी रियल वर्ड यूज केस मतलब जो आप अपने जीवन, अपने लाइफ में यूज कर रहे हैं, जहां एप्लीकेशन देख रहे हैं। जी 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 अब जैसे सपोज कोई एम्प्लॉय का डेटाबेस डेवलप हो रहा है, ठीक? क्या हो रहा है? एम्प्लॉय का डेटाबेस डेवलप हो रहा है। 100 एम्प्लॉय हैं, ओके। एंड जब डेटा बेस डेवलप हो जाता है, जब एम्प्लॉय ज्वाइन कर लेता है, तब उसका डेटा इंसर्ट होता है एम्प्लॉय टेबल के अंदर। सपोज जी उस समय एम्प्लॉय का सैलरी जो इंसर्ट कर रहा है उसको नहीं पता, तो वहां बाय डिफॉल्ट एक एवरेज सैलरी होती है, 10 LPA मान लो, पोजीशन के हिसाब से। मान लो अगर डेटा साइंटिस्ट और AI डेवलपर हायर हो रहा है तो 8 to 10 लाख होगा एवरेज सैलरी। डेटा एनालिस्ट हायर हो रहा है तो 5 to 6 लाख होगा, 4 to 6 लाख होगा एवरेज सैलरी। वेब फ्रंट एंड डेवलपर हायर हो रहा है 2 से 3 लाख होगा, बैकएंड हो रहा है 4 to 5 लाख होगा, ऐसे सेट होता है। अब मान लो कोई डेटा साइंटिस्ट ज्वाइन किया है विद द फ्रेशर लेवल पे। अब मान लो उसकी सैलरी बहुत अच्छा था, 15 LPA, बट अभी डेटा जो इंसर्ट हो रहा है, जो डेटा न्यू रिकॉर्ड आया है, उसमें उसकी सैलरी मेंशन नहीं, बाय डिफॉल्ट नहीं मेंशन। तो जो उस समय पे उस कॉलम लेवल पे, सैलरी के कॉलम लेवल पे जो भी डेटा मेंशन होगा 10 लाख, जैसे ही उसका डेटा क्या होगा, जाएगा, इंसर्ट होगा, वहां 10 लाख फिल हो जाएगा। बट उसका रियल एक्चुअल, फिर उसका रियल कब होगा? हो सकता है प्रोविजन पीरियड में हो, 3 मंथ बाद उसका सैलरी डिडक्शन होना, लाइक 3 मंथ बाद उसका सैलरी क्लियर होगा ना, तो 3 मंथ तक वही सैलरी चलेगा। तो दिस वन इज द रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। बहुत लोग जाते हैं प्रोविजन पीरियड में ना, कोई पैसे नहीं मिलते, इंटर्नशिप है, फ्री इंटर्नशिप करते, कोई पैसे नहीं मिलते, तो फ्री इंटर्नशिप के ड्यूरिंग द फ्री इंटर्नशिप वहां बाय डिफॉल्ट सैलरी डाल दी जाती है कि 5K 3K ले रहे हैं कि डेटाबेस में फिल। दैट इज द बाय डिफॉल्ट नेचर। आई होप आपको समझ में आया होगा। जी सर। वेरी गुड, थैंक यू। सेट कैसे करते हैं? क्रिएट EMP डेटा सैलरी अकाउंट। अब सैलरी हमेशा फ्लोट में होगी, किस में होगी? फ्लोट, ओके। एंड जो कांस्टेंट हमारा क्या लगेगा? डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट के अंदर मैंने डाल दिया 23,000। दिस वन इज द वे टू राइट द डिफॉल्ट, कि सैलरी के अंदर कोई नहीं गया तो 23,000 वहां फिल हो जाएगा, ओके। दिस वन इज द ओके। अब हम लेंगे ब्रेक 10 मिनट का,
फिर कंटिन्यू 1 आवर्स करते हैं। ओके, आप लोग भी फ्रेश हो जाओ, पानी वानी पी लो, चाय XYZ से 1 आवर। हम बात करें अगर चेक कांस्टेंट की, अब तक जैसे सब कांस्टेंट, सबका स्पेसिफिक रोल था एक ना, सबका स्पेसिफिक रोल था, अलग अलग रोल था, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था, है कि नहीं भाई? जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय होते हैं, सबका अलग अलग रोल होता है, लुक लाइक दिस। ऐसे एक है चेक, ऐसे एक है चेक। जैसे कि एम्प्लॉय होते, कोई फ्रंट एंड डेवलपर है, बैक एंड तो नहीं कर पाएगा, फ्रंट बैक एंड है, कोई AI इंजीनियर है तो AI पार्ट कर पाएगा, या मेल या उसके अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ऐसे, तो ऐसे चेक, ऐसे चेक कांस्टेंट है। चेक का भी काम अलग होता है। आप क्या समझ पा रहे हो चेक से, बताइए। डेटा चेक वेरी गुड, फॉल्ट हुआ है या नहीं, वेरी गुड, और ये चीज हमने उसमें डाली है या नहीं। वेरी गुड। आपके हिसाब से, आपके ओवरव्यू से चेक क्या कर पाएगा? जैसे हमने कुछ चीज बनाई है, उसमें कोई डिफॉल्ट है, या कुछ चीज मतलब खराब तो नहीं गई है, या कुछ चीज सेट होंगी उसमें, या हाँ कुछ जी, चीज, कोई ऑनलाइन वाला हो जो चेक कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा बता पाए या कि कुछ क्या मिसिंग, करेगा कुछ मिसिंग तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक सर जो एरर वगैरह आते हैं उनको चेक करने के लिए शायद चेक कांस्टेंट। ओके, कोई कंडीशन दिए होंगे जैसे कि प्राइमरी की है, उसको चेक करेगा कि हाँ प्राइमरी की आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब। वेरी गुड, आपसे मेरा यही एक्सपेक्टेशन था। वेरी गुड। जैसे अमन जी ने बताया कि चेक कांस्टेंट बेसिकली यूज फॉर अप्लाई द कंडीशन ऑन कॉलम लेबल। कॉलम लेबल के ऊपर एक यूनिक टाइप का कंडीशन लगाने के लिए एक चेक का यूज करते हैं। मतलब सपोज मैं एक एग्जांपल दूंगा भाई, एम्प्लॉय वाला। मैं कह रहा हूं, मैं नॉर्मलाइजेशन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? नॉर्मलाइजेशन। मेरा एक एम्प्लॉय का DB था, उसमें बहुत ज्यादा डेटा हो गया था, मेसी हो गया था। तो नॉर्मलाइजेशन होता है डेटा का। नॉर्मलाइजेशन मीन्स लाइक डिपार्टमेंट वाइज क्लासिफाई कर दो, या रोल वाइज क्लासिफाई कर दो। वही होता है नॉर्मलाइजेशन करना, अपने डेटाबेस को और हल्का करना, उस पर ज्यादा लोड ना पड़े, नॉर्मलाइजेशन। ठीक। तो जब मैं नॉर्मलाइजेशन कर रहा था डेटा का, तो मेरे पास 5 प्रोफाइल के लोग थे। कितने? 5। तो मैंने कहा 5 प्रोफाइल के लोगों को 5 डेटाबेस टेबल के अंदर डाल। ओके, 5 डेटाबेस टेबल बनाओ और कंडीशन लगाओ कि मुझे पांचों DB के अंदर वही डेटा चाहिए जिनकी सैलरी रेंज 1 लाख से ज्यादा हो। मैंने क्या लगा दिया? कंडीशन। और चेक किस पे लगाया है? सैलरी पे। अब तक डिफॉल्ट लगा रहा था फिलिंग के लिए, अब मैं डेटा को नॉर्मलाइज करके सेपरेट आउट कर रहा हूं सैलरी के बेसिस पे, कि जितने भी 1 लाख से कम है इस DB के अंदर रहे, जितने भी 1 लाख से ज्यादा है दूसरे DBT के अंदर रहे। DBT मतलब डेटाबेस टेबल, टेबल के अंदर है। तो वहां पे मैं चेक का लगा दूंगा कि जैसे ही उस दूसरे टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करे, आप सैलरी पे जाओ, चेक करो। चेक मींस की इनिशियलाइज करो कि सैलरी ग्रेटर देन 1 लाख है कि नहीं। अगर सैलरी ग्रेटर देन 1 लाख हुई तब तो उस डेटा को डाल दो। अगर सैलरी ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 लाख हुई तो उस डेटा को मत डालो, मत इंसर्ट करो उसके अंदर। दैट्स व्हाई वी हैव टू चेक कांस्टेंट। आई होप समझ गए होंगे आपको चेक क्या करता है। कॉलम लेवल पे कंडीशंस को चेक करता पार्टिकुलर। अगर उस कंडीशन को डेटा ने सेटिस्फाइड कर दिया, फुलफिल कर दिया, तो इट विल बी मूव दैट 1 क्लास और नॉट विल बी रिटर्न सेम क्लास। ठीक, सिंपल। ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम किसी को चेक के अंदर? एनीबॉडी? कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, तो अब चेक का क्या लगेगा? चेक कांस्टेंट बेसिकली यूज फॉर कंडीशंस अप्लाई ऑन कॉलम लेवल। Check the if condition will be satisfied, then data will be insert. Okay.
ओके, यही है कांस्टेंट यूज फॉर अप्लाई कंडीशन ऑन कॉलम लेवल ड्यूरिंग इंसर्टिंग इफ कंडीशन, सॉरी, if condition will satisfied then data will be inserted. यही कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो डेटा इंसर्ट हो। इसको भी सेम ऐसे करते हैं, क्रिएट डेटा अंडरस्कोर 1, ओके, क्रिएट टेबल, अब लाइक मैंने लगा दिया सैलरी, चेक करिए सैलरी, चेक के अंदर, सॉरी सैलरी के ऊपर, सॉरी इस पे यहां लगेगा ना, सैलरी इज ग्रेटर देन कितना, अब तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि मैंने एरर खत्म, सैलरी फ्लोट होगा और चेक होगा सैलरी ग्रेटर देन 1 लाख, तभी इंसर्ट होगा, नहीं तो नहीं हो। दिस इज द योर कांस्टेंट। और एक कांस्टेंट अभी रिमेन्स रह गया है, क्रिएट इंडेक्स। क्या? सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑन द बिग डेटा टेक्नोलॉजी। क्रिएट इंडेक्स का यूज ही होता है बिग डेटा के ऊपर, जब आप बिग डेटा के साथ वर्क करोगे। बिग डेटा मतलब मिलियन के साथ जब आप खेलोगे, जैसे ही डेटा मिलियन के ऊपर गया बिग डेटा, जैसे ही डेटा 7 लाख 8 लाख 9 लाख पहुंचा, 10 लाख पहुंचा, 7 सर लाख 8 लाख, बिग, ये सब बड़े डेटा होते हैं। सर हाँ जी, एक क्वेश्चन था, ये जो आपने जो स्टेटमेंट लिखी हुई है डिफॉल्ट वाली, उसमें आपने क्रिएट के बाद टेबल नहीं लिखा है, तो अगर उसमें डिफॉल्ट में वो टेबल कहाँ? ऊपर ऊपर उसमें ओ सॉरी क्रिएट, सॉरी सॉरी नहीं सर, सॉरी। नहीं नहीं सर, मैं पूछ रहा था वो डिफॉल्ट में अपने आप टेबल बना देगा या फिर नो वो नो नो किसी। नो, अच्छा ओके वो सिंटैक्स एरर था हमसे। ओके ओके, ओके ओके, थैंक यू सर। अब देखिए, क्रिएट टेबल हमने कर दिया। अब इंडेक्स, इंडेक्स मतलब होता है इंडेक्सिंग करना। क्या करना? फर्स्ट रूल जान लो, जिस भी कॉलम के ऊपर प्राइमरी की लगी होती है उस कॉलम के ऊपर क्रिएट इंडेक्स नहीं लगाया जाता। दैट इज द फर्स्ट रूल। कैन नॉट यूज क्रिएट इंडेक्स ऑन प्राइमरी की लेवल कॉलम 1। ठीक, प्राइमरी की जिस भी कॉलम के ऊपर लगा है उस पे हम कभी भी इंडेक्स नहीं लगाएं। अंडरस्टैंड वाई? अभी इसको समझेंगे क्यों, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा क्रिएट इंडेक्स तो समझ जाए। क्रिएट इंडेक्सिंग का काम होता है टू फास्ट सर्च द रिकॉर्ड टू योर होल डेटाबेस टेबल। समझ गए आप? आपके डेटाबेस टेबल के अंदर से फास्ट सर्चिंग करके रिकॉर्ड को फिच करके दे देना, इसी के लिए क्रिएट इंडेक्स बनाया जाता है। ठीक, सपोज आपके पास 50,000 डेटा है, आप उसमें से दिल्ली सिटी के बिहाफ पे सारा कैलकुलेशन कर रहे हो, तो वो कितना टाइम ले रहा है? 5 मिनट 50,000 डेटा में। वहीं पे लेंथ बढ़ गया 1 लाख, कितना हो गया? 1 लाख डेटा। अब टाइम कितना लेगा? बढ़ जाएगा टाइम, 10 मिनट हो जाएगा। कि आप कोई, आप कोड को लिख को रन करते हो, 10 मिनट बाद डेटा आ रहा है 1 लाख में से। क्यों? क्योंकि सिटी के ऊपर कोई यूनिकनेस नहीं लगा है। तो वही, जिस भी कॉलम, जो भी कॉलम सबसे ज्यादा सर्चिंग अपियरिंग में होता है, उसी के ऊपर क्रिएट इंडेक्स लगाया जाता है। ठीक, जैसे कस्टमर आईडी हो, उसमें हमने प्राइमरी की पहले लगा रखा है, अब उसमें हर एक डेटा यूनिक है। जब मैं उसके ऊपर सर्च करूंगा, यूनिक डेटा है तो उसको मेसी डेटा वो बनाएगा ही नहीं, क्योंकि हर डेटा यूनिक है, ऑन द स्पॉट फाइंड आउट कर लेगा। बट वहीं पर सिटी नाम का कॉलम जिसके अंदर डुप्लीकेट डेटा है, अब उस डुप्लीकेट डेटा में फाइंड आउट करना, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। विदाउट
इंडेक्स। तो क्रिएट इंडेक्स बेसिकली एक प्राइमरी की टाइप का रोल ही प्ले करता है। जिस भी कॉलम के ऊपर लगता है उसमें जितने यूनिक आइटम होते हैं, मान लो मेरे पास 10 सिटी हैं और 10 सिटी 1 लाख टाइम प्रेजेंट है। अगर 10 सिटी 1 लाख टाइम प्रेजेंट हुए तो एक सिटी कितने टाइम हुई? 10 टाइम, 10,000 टाइम। तो क्या करेगा, जैसे ही मैं क्रिएट इंडेक्स लगाऊंगा तो जो सिटी मुंबई होगी जो 10,000 टाइम थी उसका एक इनिशियल में कोड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कोड बन जाएगा, और उसी कोड से सारे मुंबई सिटी हाईलाइटेड हो जाए। अब जिस काम को करने में मुझे 10 मिनट लग रहा था, अब उसी काम को करने में मुझे 1 मिनट लगेगा। क्योंकि जब मैं मुंबई डालता था तो बारी बारी हर रो पे जाके चेक करता था। वो दिल्ली आ गया, हटा दिया, मुंबई को ढूंढ रहा है। तो जब रो वाइज चेक करेगा डेटा को तो इट विल बी टेक टाइम। जब मैं इंडेक्स बना दिया, जैसे ही मैंने वो मुंबई लिखा तो जितने भी मुंबई नाम से उसमें डेटा होंगे हाईलाइटेड हो जाए, और जितने दिल्ली होंगे सब ऑफ हो जाएंगे। जैसे हाईलाइट होगा उस हाईलाइट को कैप्चर कर लेगा और ऑन द स्पॉट रिजल्ट दे देगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज क्रिएट इंडेक्स। हर इंडेक्स मतलब हर एक पार्टिकुलर जो यूनिक आइटम है सबका एक इंडेक्स बन जाएगा। मान लो 10 सिटी है, 10 सिटी में टोटल सेल्स 1 लाख टाइम हुआ। अब किसी सिटी में 10,000 बार हुआ होगा, किसी सिटी में 25,000, किसी सिटी में 5,000 टाइम हुआ होगा सेल। तब डुप्लीकेसी तो है ना। अब उस डुप्लीकेसी को अगर मैं विदाउट क्रिएट इंडेक्स अप्लाई कर रहा हूं तो रो बाय रो चेक कर रहा है, चेक कर रहा है, इट विल टेक टाइम। और जो मैंने इंडेक्स बना दिया, इंडेक्स कब बनाया गया? 10 सिटी 10 इंडेक्स बन गया। मान लो मुंबई का 1 हो गया, 2 3 4 ऐसे 10 इंडेक्स। जैसे मैंने लिखा दिल्ली, अब दिल्ली का मान लो 5 इंडेक्स है, तो सारे इंडेक्स ऑफ हो जाएंगे, जितने 5 होंगे ऑन हो जाएंगे। अब जैसे जो दिखाई देने लगेगा तो उसी को पकड़ लोगे, कम टाइम लगेगा। दैट्स व्हाई इसलिए कहा जाता है क्रिएट इंडेक्सिंग बेसिकली यूज फॉर फास्ट सर्चिंग एंड फिल्टर द रिकॉर्ड टू आवर डेटा स्टेट। ऑनलाइन समझ में आया क्रिएट इंडेक्स क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है? कोई डाउट किसी को? नो सर। डीबीटी डेटाबेस टेबल में, ठीक, डेटाबेस टेबल, डेटाबेस टेबल से रिकॉर्ड को फिच करने के लिए, ठीक, इसका यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है? मैं लिखूंगा क्रिएट, वेरी गुड, इंडेक्स। किस पे बनाना चाहते हो? कौन से कॉलम? सिटी फ्रॉम, फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम एक्स वाई जेड, दिस वन इज द, ठीक, ऐसे, ओके। सही पोजीशन में नहीं है क्या? क्रिएट इंडेक्स तो पैरामीटर लेता है क्या? क्रिएट इंडेक्स सिटी, क्रिएट इंडेक्स सिटी, ऑन स्वाइस इट, कुछ सिंटैक्स एरर है, फाइंड आउट कर लेते हैं, थोड़ा सा हेल्प ले लेते हैं। व्हाट इज द, क्रिएट सिटी इंडेक्स ऑन this one, this one, okay, that is the, हाँ क्रिएट किया जाता है। अगर मैं क्रिएट कर रहा हूं तो इंडेक्स का नेम भी दूंगा, सॉरी फॉर दैट मैं भूल गया था। क्रिएट क्या नेम है, क्या नेम है। तो अब मैं हर हमेशा
जब भी डेटा को फेच करूंगा अपने टेबल के नेम से नहीं फेच करूंगा, इंडेक्स नेम। क्रिएट इंडेक्स के नेम से फेच करूंगा। दिस वन इज द रूल। अब मैंने क्या बना लिया, लुक लाइक दिस, क्रिएट इंडेक्स सिटी इंडेक्स, क्या सिटी इंडेक्स। सिटी इंडेक्स लुक लाइक एज अ टेबल बन गया। क्या बन गया, टेबल ऑन एक्स वाई के सिटी के ऊपर। अब मान लो मुझे अगर डेटा फेच करना है ना, मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैं पहले क्या लिखता, सिटी, अब मैं क्या लिखूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी इंडेक्स, क्या सिटी इंडेक्स। सिटी इंडेक्स। दिस वन इज द आवर कोड। अब मैं इससे नहीं फेच करूंगा, अब मैं इससे फेच करूंगा, ठीक। तो दैट्स वाई द सिटी इंडेक्स। जो भी चीजें बनाई जाती है उसको ड्रॉप भी की जाती है, ठीक। अगर इंडेक्स आप लगाए, इंडेक्स हटा भी दो। इंडेक्स कब लगाया जाता है, जब आप वर्किंग मोड में होते हो तब। जैसे मेरे पास टेबल है, अब मुझे मुझे पता है इसमें 20 लाख डेटा, मतलब 2 मिलियन डेटा है। अब इसके ऊपर मुझे सर्चिंग खूब लगाना, फिल्टरिंग खूब करना है। तो मैं क्या करूंगा, जब तक 4 से 5 घंटे 6 घंटे जितने भी मैं इस पर वर्क करूंगा, तब तक क्या लगा दूंगा, इंडेक्स। जैसे मेरा वर्किंग पीरियड खत्म हुआ, एंड हुआ, मैं ड्रॉप इंडेक्स करके निकल जाऊंगा, उस डेटा को, इंडेक्स को ड्रॉप कर दूंगा। ओके, सो दिस इज आवर टोटल कांस्टेंट जो हम टेबल लेवल पे अप्लाई करते हैं मोस्टली। ओके, अब कोई प्रॉब्लम इसको समझने में, अब तक 0 to end टोटल 2 आवर्स में हमने इसको कंप्लीट कर लिया। ओके, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, No, sir. ओके चलो, No, will I get the PDF of this study material? Which you- डेफिनेटली यू गेटेड द दिस वन एक्सटेंशन फाइल। Thank you, sir. अब आएंगे हम ज्वाइन पे, किस पे आएंगे, ज्वाइन। ज्वाइन मीन्स क्या होता है, बेसिकली ऐड करना, जोड़ना, एक दूसरे से जोड़ के चीजों को लेना। तो ज्वाइन, व्हाई वी हैव टू नीड ज्वाइन, हमें ज्वाइन की जरूरत क्यों, एक टेबल को दूसरे टेबल से जोड़ के फ्लो के लिए, डेटा फ्लो के लिए। डेटा फेचिंग के लिए। मान लो मेरे पास मल्टीपल टेबल्स हैं, अब एक टेबल के अंदर हर डेटा हो नहीं सकता क्योंकि डीबी सर्वर सही काम नहीं करेगा, लोड पड़ेगा, इसलिए मल्टीपल टेबल्स रखते हैं हम। तो मल्टीपल टेबल से अगर मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करना होगा तो ज्वाइन करना नेसेसरी है, इसलिए हम वी हैव टू यूज ज्वाइन। चलिए कोई रियल एग्जांपल दीजिए ज्वाइन का, रियल वर्ड एग्जांपल ज्वाइन का। सर रियल कोई वर्ड कंपनी एग्जांपल, है, सर कोई कंपनी है जैसे, उसमें वेरी गुड, एम्प्लॉय है, वेरी न्यू गुड। एम्प्लॉय कोई आता है उसको ऐड करते हैं, तो यही हो गया ज्वाइन, आई थिंक। तो डेटा इंसर्टिंग का काम होता है, हाँ जी। तो ज्वाइन का मैं पूछ रहा हूं सर। मान लीजिए कोई दो टेबल हैं, एक टेबल में आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मतलब स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए स्टूडेंट टेबल है, तो एक टेबल में स्टूडेंट्स का पर्सनल इंफॉर्मेशन है, एक टेबल में एकेडमिक इंफॉर्मेशन है। वेरी तो गुड, ज्वाइन की मदद से हम एक ही क्वेरी से स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन प्लस उसका एकेडमिक इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। वेरी गुड, दैट इज द रियल वर्ड एग्जांपल इन द ईटेक इंडस्ट्रीज, कि जो भी स्टूडेंट लर्न कर रहे हैं, ठीक, उनका अनदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। ओके, दिस वन इज द दिस, ओके। अब अगर आपसे कोई पूछो व्हाट इज ज्वाइन, तो क्या आप कहोगे, ज्वाइन बेसिकली, ज्वाइन कॉन्सेप्ट बेसिकली यूज टू मर्ज, मर्ज, अब भूल जाओ ऐड, टेक्निकल भाषा में होता मर्ज करना, मर्ज वन टेबल टू अनदर टेबल टू फेच द रिकॉर्ड। ओके, मर्ज। अबाउट टेक में इसको कहते हैं मर्जिंग टेक्निक, और मर्जिंग टेक्निक कैसे होता है, थ्रू द ज्वाइन, थ्रू द ज्वाइन। ओके, तो व्हाट इज द ज्वाइन, ज्वाइन
नो, ज्वाइन इज एन अ टेक्निक. ओके. Join is join and a technique where we have March. merge one more data set To another. with each other and fetch the to get the record. To get the- यही होगा कि join and a technique where we have to merge one more data set with each other to get the records. यही होगा. हो गया. हो गया. स्मूथ चल रहा है. टोटल 28 फाइल्स थी ना. कितना हुआ है? 28 फाइल्स थी टोटल ना फ्रंट एंड की. कितना फाइल्स हो गया? कितना? 21. चलो कोई बात नहीं. चलो करो करो करो. चलो ठीक है. दिस वन सेशन एंड कर लेते हैं फिर निकलते हैं. बैठो तब तक. जाओ घूम के आओ तब तक. ओके. हम किस पे थे? ज्वाइन इज अ टेक्निक वेयर. ठीक है. ज्वाइन समझ ली क्या होता है. अब हम समझेंगे क्या मोमोज वाला लगाया होगा. लगाते हैं. हाँ. टाइप ऑफ ज्वाइन सब सीखेंगे. क्या सीखेंगे? टाइप ऑफ ज्वाइन. अब टाइप ऑफ ज्वाइन में कितने टाइप के ज्वाइन हम देखो. ज्वाइंस तो बहुत होते हैं. हम वो सीखेंगे जो हमारे लिए. इनर ज्वाइन, राइट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन. ठीक. दीज आर ज्वाइंस जो हम यूज करते हैं डेली बेसिस पर. और ज्वाइन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है आप डेली बेसिस पे यूज करो. ठीक. इन अ डीए फील्ड और डीएस एंड एआई फील्ड आल्सो. क्योंकि डेटा जब कई फाइल से आता हो तो उसको मर्ज करके एक डेटा बना के एआई मॉडल को देना होता है. ठीक. इसलिए मर्जिंग टेक्निक का यूज करते हैं. फर्स्ट इज inner join. Second is right. Third is Left. very good. Left. Fourth is Upper. upper नहीं self join. First. ठीक. ओके. इस ज्वाइन के बारे में सीखिए. इन सब ज्वाइन के बारे में आप सीखें. अब इनर ज्वाइन, राइट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, इट्स सेल्फ ज्वाइन क्या होता है. बहुत ही इजी है. बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है. फर्स्ट इनर ज्वाइन. इनर से आप क्या लाइक अगर मैं आपके ओवरऑल व्यू से देखूं तो इनर से आप क्या समझ पा रहे हो? इनर से जो टेबल के अंदर अंदर है Very good. उसको ज्वाइन नहीं करेगा. इंटरनल रिकॉर्ड, Internal record. मैचिंग रिकॉर्ड. मैचिंग रिकॉर्ड. ओके. चलो उससे पहले आपका जानना जरूरी है ज्वाइन कॉलम लेवल पे काम करता है या रो लेवल पे? सर कॉलम लेवल. वेरी गुड. तुम जी. स्टॉप. कंप्लीट आपका जवाब. नेक्स्ट ऑनलाइन. जो ज्वाइन होता है कॉलम लेवल पे काम करता है या रो लेवल पे? कॉलम कॉलम लेवल पे. ओके. नेक्स्ट वन.
वेरी गुड। ठीक, तो किस पे काम करता है? क्यों? क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिव कॉलम को प्रोवाइड करता हूं, दिस कॉलम टू दिस कॉलम देन फेच द रिकॉर्ड। ओके, अब यहां पे आपको मिला इनर ज्वाइन। क्या मिला है? इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन ये कहता है कि अगर आपके पास वन टू मोर कॉलम, सॉरी वन टू मोर डेटा सेट है, ओके, और आप अगर डेटा को फिच करना चाहते तो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट डेटा सेट एंड सेकेंड डेटा सेट के कॉलम लेवल पे जो भी मैचिंग रिकॉर्ड होगा, जो भी मैचिंग रिकॉर्ड होगा ऑन द रो लेवल, वही मैं दूंगा। जो फर्स्ट टेबल वन का मैचिंग रो होगा सेकेंड टेबल के मैचिंग रो से, मैं उसी क्या करूंगा, डेटा को फेच करूंगा, बाकी और सब डेटा को फेच नहीं करूंगा। तो जितने भी टेबल वन के टेबल टू के इंटरनली डेटा मिल रहे हैं वही आएंगे, और दूसरे नहीं आएंगे। जैसे ग्रुप वन एंड ग्रुप टू, ग्रुप वन में भी अमन का नेम है, ग्रुप टू में भी अमन का नेम है, ग्रुप वन में भी सतीश का नेम है, ग्रुप टू में भी है, बाकी 8-8 मेंबर डिफरेंट। जब इसमें से मैं कहूंगा इनर ज्वाइन लगाऊंगा तो मुझे कौन से रिकॉर्ड मिलेंगे? जो दोनों ग्रुप में सेम रिकॉर्ड होंगे, अमन एंड सतीश, वही डेटा देगा, और बाकी डेटा, दिस वन इज कॉल्ड इनर ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन इज अ कॉन्सेप्ट that is fetch the record one more table with the same common record. ओके, कॉमन रिकॉर्ड के लेवल पे डेटा को फिच करना। ओके, अंडरस्टैंड? जितने भी ऑनलाइन कर रहे हैं काम, जी सर। और भी अच्छा व्यू बन जाए, मैं यहां पे आपको दिखाना चाहूंगा इनर ज्वाइन। क्या क्या होता है? ग्राफिकल से सबसे अच्छा समझ में आता है। मैं ऐसा कुछ दिखाऊंगा कि जो और अच्छे से समझ में आए। रियल वर्ल्ड सिनारियो दिखाऊं ना, तो कोड हो गया, कोड हो गया, ये देखो कस्टमर आईडी और दिस वन। मेरे पास क्या है? कस्टमर एंड ऑर्डर्स, दो टेबल्स हैं। कस्टमर आईडी 1 2 3 4 5, ऑर्डर्स टेबल में 1 2 3 4 5, ये ऑर्डर आईडी है। कस्टमर आईडी 10 3 6 5 8। ओके, अब मैं कह रहा हूं मुझे क्या निकाल के दो? मुझे वो कस्टमर निकाल के दो जो ऑर्डर्स टेबल में है, जो ऑर्डर्स टेबल में है। अब मैं कैसे निकालूंगा? इनर ज्वाइन का यूज करूंगा, सिंपल सी बात। जहां पे कस्टमर आईडी मिल जाएगी वो डेटा दे देगा, जहां पे नहीं मिलेगी वो डेटा नहीं देगा। तो यहां पे देखो कस्टमर आईडी से ऑर्डर्स टेबल पे इनर ज्वाइन लगाया। कस्टमर आईडी 1 क्या ऑर्डर्स टेबल में कहीं है? कहां है? नहीं है। 1 नहीं है, इसमें भी नहीं, इसको भूल जाएगा। हाँ 2 कहीं है? नहीं है। 3 है। ऑर्डर्स में भी 3 है, तो इस डेटा को देखो फेच कर लिया। 4 कहीं है? 5 है, इस डेटा को फेच कर लिया। तो जितना कस्टमर आईडी मिले, तो कस्टमर आईडी 3 एंड 5, फर्स्ट नेम डेबिट बिट्टी अमाउंट दिस मींस की दिस वन आवर डेटा। मैं क्या चेक किया कि आज जो मेरा सेल हुआ है, आज जो मेरे रेस्टोरेंट का सेल हुआ है, इसमें ये चेक करो कि जो मेरे कस्टमर हैं उसमें से कितने कस्टमर आए होंगे, कितने कस्टमर डेली बेसिस में कौन कौन आ रहा है। तो इनर ज्वाइन लगा दिया मैंने आज, तो मुझे मिल गया कि मेरे इस कस्टमर इसे जो कस्टमर आज आया था, आज आया था, तो इनर ज्वाइन लग गया। दिस वन इज द फंडामेंटल। आप थ्योरी हम समझाएंगे, प्रैक्टिकल नेक्स्ट करेंगे, ठीक।
कॉमन डेटा ऑफ बोथ टेबल, दोनों टेबल के कॉमन डेटा से रिकॉर्ड को फेच करता है। राइट तो उससे भी इजी है, राइट इससे भी इजी। बेसिकली राइट क्या करता है कि ऑल रिकॉर्ड फेच द राइट टेबल, मैचिंग रिकॉर्ड फेच द लेफ्ट टेबल, where record will be not match, it will be show the blank। कुछ है समझ बना आइडिया कि राइट ज्वाइन क्या कहता है कि अगर आप राइट ज्वाइन किसी भी टेबल के ऊपर लगाते हो तो जो राइट टेबल होगा, जैसे मेरे पास दिस दो टेबल है, इसमें दिस वन राइट दिस वन लेफ्ट, मैं राइट ज्वाइन लगा दिया तो इस टेबल का सारा रिकॉर्ड शो हो जाएगा, चाहे मैच करे या ना करे, डजंट मैटर, पूरा रिकॉर्ड शो हो गया राइट टेबल का। अब लेफ्ट टेबल में जब जाएगा तो लेफ्ट टेबल में से वही रिकॉर्ड आएगा जो यहां पे शो होगा, लेफ्ट टेबल का वही डेटा मेरे पास आएगा जो राइट टेबल से शो होगा। और जहां पर लेफ्ट टेबल में राइट टेबल से मैच नहीं किया रिकॉर्ड, जहां पे रिकॉर्ड मैच नहीं किया वहां पे क्या आ जाएगा, ब्लैंक सेल। क्या आ जाएगा, ब्लैंक सेल। यही करता है राइट ज्वाइन। आई होप समझ में आया होगा सब। राइट ज्वाइन क्या करता है? आ गया सर। वेरी गुड। पिक दिखाने की जरूरत है, दिखवा हाँ दे। दिखा देते एक बार वो। दिखा दीजिए। यस सर। बिल्कुल सर, आप ही लोग के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं, ऑन द स्पॉट सर्विस डिलीवरी। राइट ज्वाइन, लुक इट। It will be take few seconds। जैसे हमने एक्सप्लेन किया, जस्ट वी नीड टू सी द कहां गए, लुक एट दिस वन। स्टूडेंट आईडी नेम डिपेंड, बोथ आर टू टेबल्स। हमने राइट ज्वाइन लगाया, राइट ज्वाइन मींस दिस वन, जब आप सामने बैठते हो दिस वन द राइट हैंड, यही होगा राइट टेबल। जब आप काम करते हो आपके पास ऐसे टेबल चलते हो तो इधर वाला राइट होता है हमेशा, दिस वन लेफ्ट, इसी को कंडीशन मान के कोड लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे दो चीजें हमारे पास, दो सर्कल है, राइट एंड लेफ्ट। हम किस ज्वाइन की बात कर रहे हैं, राइट। तो राइट मैंने क्या कहा कि अगर राइट ज्वाइन आप अप्लाई करते हो तो ऑल डेटा 10 है, 20 है, 30 है, 1 लाख डेटा है, सारा डेटा राइट से आ जाएगा। जब ये लेफ्ट पे काम करना चालू करेगा तो जितना डेटा मैच करेगा किससे, राइट वाले से लेफ्ट में, उतना तो डेटा आ गया। बट जहां पे डेटा नहीं मैच किया उतना लेफ्ट टेबल के अंदर नल, ब्लैंक सेल शो होगा। ओके, लुक एट दिस वन, स्टूडेंट आईडी 104 और स्टूडेंट आईडी 104 बोथ आर द मैच, आ गया, ये डेटा आ गया, बाकी नल नल क्यों दिखा रहा, क्योंकि नेम यहां पे मैच नहीं कर रहा, इसलिए। दिस वन इज द, कौन सा डेटा है, राइट, ये राइट नहीं है, लेफ्ट है। लेफ्ट, दिस वन इज द राइट, ये लेफ्ट है, ये राइट है। ओके, अब देखो यहां पे राइट का सारा डेटा 1056 जो भी है etc, बट नेम में यहां से नेम ले रहा था, केवल क्या ले रहा था, नेम। जब मुझे नेम मिला तो नेम आ गया, बाकी जहां नहीं मिला मेरे पास क्या आया, लेफ्ट, सॉरी नल। और कितना नल आया है, जितना राइट टेबल में इंक्लूड था वैल्यू। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट भी इसी का है, तो राइट का पूरा है बट लेफ्ट का केवल एक डेटा है जो मिला है, बाकी सब नल है। ये है विजुअल फॉर्म। अब यहां पे हम डेफिनेशन लिखेंगे। राइट, that is actually Fetch all records to right table and
मैचिंग कह लो या कॉमन कह लो, मैचिंग रिकॉर्ड रिकॉर्ड्स टू द Left table. From the matching record from the left table. सॉरी फ्रॉम द लेफ्ट टेबल. ओके, इतना हुआ. वेयर, जहां पे रिकॉर्ड विल बी नॉट मैच, इट विल बी Blank. represent the blank cell in left table, in left table. Okay, Where record not match. or not match. Record not found. Record System will return null. System will return null. Null क्या होगा? Blank. Blank is equal to null back. और कहां हो गए? इनसाइड ऑफ द लेफ्ट टेबल. लेफ्ट टेबल. ओके, यही होगा. इसको मल्टी कमेंट कर दें. ओके, ओ सॉरी, ये तो मल्टी कमेंट ऑलरेडी है ना, यहां पे लगा देते हैं. ठीक, अब इसका सेम अपोजिट होता है लेफ्ट. इसका सेम अपोजिट क्या होता है? लेफ्ट. लेफ्ट क्या करता है? ऑल रिकॉर्ड टू द लेफ्ट टेबल, मैचिंग रिकॉर्ड टू द राइट टेबल. वेयर रिकॉर्ड विल बी नॉट मैच और नॉट फाउंड, इट विल बी शो द ब्लैंक सेल इन अ राइट टेबल. Right table. जो लेफ्ट समझ गया वो राइट. Right. ओके, सो सेम वही है, बस उसका राइट की जगह लेफ्ट करना, लेफ्ट की जगह. कॉपी कर दीजिए. Left. इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ. Right की जगह left कर देते हैं. Left join. Left join a technique that fetch all record to the Left table. left table Right. and from the table where record not found in the null value inside of the right table. Right. Right. ठीक, सिंपल. ओके, सिंपल. अब एक और बचा है, एकदम सेल्फ ज्वाइन. सेल्फ ज्वाइन एकदम सिंपल सा बनता है. इट इज ज्वाइन टू इट सेल्फ. ये अपने खुद के खुद टेबल से ज्वाइन कर दो. इसमें किसी अनदर टेबल की जरूरत नहीं होती. ये अपने आप को बाय इटसेल्फ ज्वाइन करता है. अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताऊं, सपोज कोई एम्प्लॉय का एक डीबीटी है, Date of birth. डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेटाबेस टेबल सर, डीबीटी. अब उसके अंदर जो एम्प्लॉय आईडी होता है, और एक होता है डेजिग्नेशन, और एक होता है रिपोर्टिंग मैनेजर. एक होता है रिपोर्टिंग मैनेजर. ओके, एम्प्लॉय मींस चाहे कंपनी का सीटीओ हो, सीईओ हो, कोई मैनेजर हो, कंपनी का क्या होता है? एम्प्लॉय ही होता है. फर्स्ट एम्प्लॉय होता है, बाद में वो मैनेजर बनता है. क्या किसका मैनेजर है? दैट इज अ डिफरेंट पार्ट. फर्स्ट पार्ट क्या होता है? एम्प्लॉय. तो जब कभी कभी ये कंडीशन आ जाता है कि मुझे एम्प्लॉय टेबल से ये निकाल के दो कौन किसका रिपोर्टिंग मैनेजर है, तब वहां पे सेल्फ ज्वाइन का यूज करें. ठीक, वहां पे सेल्फ ज्वाइन का यूज करें. तो ये खुद के टेबल को खुद से ज्वाइन करके मैनेजर नेम को फाइंड आउट कर लेता थ्रू द मैनेजर आईडी एंड एम्प्लॉय आईडी. ये हम करेंगे प्रैक्टिकली नेक्स्ट सेशन में. ठीक, तो सेल्फ ज्वाइन में itself. Okay, and that is our today materials about the class जो हमने to find I think इसमें फुल जॉइन को क्यों नहीं लिखा? फुल ज्वाइन को अभी हमने इसलिए इस पे नहीं लिखा क्योंकि why MySQL extension that is not
accept the and that is not accept the full join. बिग डेटा जब प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे जीसीपी का, तब वहां पे हम लगाएंगे फुल ज्वाइन। ये यहाँ पे माई सिक्वल एक्सटेंशन नहीं सपोर्ट करता फुल ज्वाइन या आउटर ज्वाइन, इसलिए मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। ठीक, आउटर ज्वाइन क्या होता है? उसी को बहुत लोग कहते हैं फुल ज्वाइन, आउटर ज्वाइन।